नमस्कार, दूरदर्शन उत्तर प्रदेश के विशेष कार्यक्रम चर्चा में आपका स्वागत है। मैं हूं दिलशाद। आपका जो ये करंट अफेयर्स का हमारा कार्यक्रम है समसामयिक विषयों का, इसको लेकर हम आपके सामने आते हैं और इसमें हम जो समसामयिक विषय चल रहा होता है उस पर बात करते हैं। हमारे लोकतंत्र की जो सबसे ज्यादा खूबसूरती है उसमें खूबसूरती यह है कि केंद्र के अलावा अगर किसी राज्य सरकार को आप पूरा बहुमत से अगर पूरे बहुमत से अगर आप सरकार बनाने का वक्त देते हैं तो उसके पास अमूमन 5 साल का वक्त रहता है कि वो आपसे किए वादे या और कोई काम आपके सामने कर सके, और ऐसा करने की कोशिश हर सरकार करती है क्योंकि उसे वापस आपके पास आना होता है। लेकिन शायद ही किसी को याद हो कि मानव इतिहास की कोरोना जैसी ऐसी त्रासदी जिसने पूरी दुनिया को थाम दिया हो, यूपी भी लगभग 1.5 सालों से थम गया था, और अब जब कोरोना काबू आया सामने चुनाव खड़ा है तो जाहिर है हर राजनीतिक दल लगा हुआ है कैसे तैयारियां की जाएं इसके लिए। जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी लगातार सामाजिक समीकरणों के जरिए, सामाजिक सम्मेलनों के जरिए, रैलियों के जरिए केंद्र और राज्य के विकास कार्यों को गिराने की कोशिश कर रही है, तो वही विपक्ष चौतरफा घेरने की कोशिश कर रहा है। अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष ने तो बाकायदा पाकिस्तान से जिन्ना की एंट्री यूपी में करा दी, और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सलमान खुर्शीद को अचानक बोको हराम, ISIS और तालिबान की याद आ गई। तो ये तमाम चीजें हैं, तमाम प्रकरण हैं। किस फसल की बुआई करोगे? साहब, इस साल हम रबी मक्का की बुआई करेंगे। कुछ जानकारी मिल जाए साहब। बिल्कुल, रबी मक्का की बुआई नवंबर के पहले पखवाड़े तक कर सकते हैं। साहब, बीज शोधन कैसे करें? सबसे पहले बीज को 2.5 ग्राम थीरम अथवा कार्बनडाजिम 50% 2 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से शोधित करें। बुआई के लिए पंक्ति से पंक्ति की दूरी 60 सेंटीमीटर और पौध से पौध की दूरी 20 से 25 सेंटीमीटर रखें। समझ गए ना? किस फसल की बुआई करोगे? साहब, इस साल हम रबी मक्का की बुआई करेंगे। कुछ जानकारी मिल जाए साहब। बिल्कुल, रबी मक्का की बुआई नवंबर के पहले पखवाड़े तक कर सकते हैं। साहब, बीज शोधन कैसे करें? सबसे पहले बीज को 2.5 ग्राम थीरम अथवा कार्बनडाजिम 50% 2 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से शोधित करें। बुआई के लिए पंक्ति से पंक्ति की दूरी 60 सेंटीमीटर और पौध से पौध की दूरी 20 से 25 सेंटीमीटर रखें। समझ गए ना? किस फसल की बुआई करोगे? साहब, इस साल हम रबी मक्का की बुआई करेंगे। कुछ जानकारी मिल जाए साहब। बिल्कुल, रबी मक्का की बुआई नवंबर के पहले पखवाड़े तक कर सकते हैं। साहब, बीज शोधन कैसे करें? सबसे पहले बीज को 2.5 ग्राम थीरम अथवा कार्बनडाजिम 50% 2 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से शोधित करें। बुआई के लिए पंक्ति से पंक्ति की दूरी 60 सेंटीमीटर और पौध से पौध की दूरी 20 से 25 सेंटीमीटर रखें। समझ गए ना? किस फसल की बुआई करोगे? साहब, इस साल हम रबी मक्का की बुआई करेंगे। कुछ जानकारी मिल जाए साहब। बिल्कुल, रबी मक्का की बुआई नवंबर के पहले पखवाड़े तक कर सकते हैं। साहब, बीज शोधन कैसे करें? सबसे पहले बीज को 2.5 ग्राम थीरम अथवा कार्बनडाजिम 50% 2 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से शोधित करें। बुआई के लिए पंक्ति से पंक्ति की दूरी 60 सेंटीमीटर और पौध से पौध की दूरी 20 से 25 सेंटीमीटर रखें। समझ गए ना? ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। हम बात कर रहे थे आज के विषय की कि एक तरफ जहां विपक्ष लगातार बयानबाजी करके समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की तरफ से घेरने की कोशिश हो रही है सत्ता पक्ष को, तो वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सामाजिक सम्मेलनों को ताबड़तोड़ करके सामाजिक समीकरणों को गलित को साधने की कोशिश कर रहे हैं। यही हमारा आज का विषय जिस पर हम बात करने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान बने रहेंगे राघवेंद्र सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ रहेंगे, सचिन रावत जी, कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ रहेंगे, इसके अलावा राजीव कुमार वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो भी हमारे साथ रहेंगे, और योगेश मिश्रा जी स्टूडियो में वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ मौजूद रहेंगे। आप सबका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। तो सीधे राघवेंद्र जी, हम आपके पास आते हैं। सबका साथ सबका विकास, राघवेंद्र जी, दिल्ली से चला यह नारा पूरे भारत में छाया। आखिर उत्तर प्रदेश में आपको इस तरह के सामाजिक सम्मेलन करने की जरूरत क्यों पड़ रही है? देखिए, सबसे पहले तो भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के मैं आपको 2 ऐसी उपलब्धियां बताना चाहता हूं जो किसी अन्य राजनीतिक दल का प्रवक्ता उसे काट नहीं सकता है। सबसे पहले तो यह समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में जब सरकार छोड़ी थी, उत्तर प्रदेश की बेरोजगारी दर 17.5%। विपरीत परिस्थितियों के बावजूद पूरा देश देख रहा था किस तरीके से लगभग 1.5 वर्ष संक्रमण काल उत्तर प्रदेश में रहा, कोरोना काल से पूरा उत्तर प्रदेश से देश जूझता रहा। उसके बावजूद हमने जो है
बेरोजगारी दर कम करके 6-6.5% पर ला करके खड़ी कर दी। निश्चित रूप से 11% जो है उसमें लोगों को रोजगार मिला। इसके अलावा जो समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी की थी, लंबे कार्यकाल तक केंद्र की योजनाएं जो लागू होती थी, उत्तर प्रदेश की योजनाएं, वहां पर बिल्कुल भी एक में भी उत्तर प्रदेश अव्वल नहीं होता था जी। मुझे गर्व है कि भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश की सरकार में 44 ऐसी केंद्रीय योजनाएं हैं इसमें उत्तर प्रदेश अव्वल पर काम कर रहा है। तो निश्चित रूप से हम लोग जो विकास के पायदान पर बहुत ही खरे उतरे हैं। सबका साथ सबका विकास नारा जो है, चाहे हमारी केंद्र की सरकार हो, चाहे उत्तर प्रदेश की सरकार हो, चाहे किसी भी प्रदेश में हमारी सरकार हो, हम लोगों ने उसको चरितार्थ करके दिखाया है। हम लोगों की जो भी योजनाएं लागू हुई हैं, जो भी हम लोगों ने काम किया है, उसमें कभी भी किसी वर्ग, समाज या किसी भी धर्म के लोगों को उपेक्षित नहीं किया है। सबका बराबर सर्वांगीण विकास हुआ है। क्या उत्तर प्रदेश में जो भी हम लोगों ने 4.5 लाख सरकारी नौकरियां दी हैं, उसमें कोई भेदभाव किया है क्या? या जिस तरीके से हम लोगों ने मकान आवंटित किए हैं, जिस तरीके से हम लोगों ने शौचालय दिए हैं, 5 लाख का बीमा दिया है, कोई भी समाजवादी पार्टी ये लोग बैठे हुए प्रवक्ता विभिन्न राजनीतिक दलों के आगे चर्चा में ये लोग बताएंगे। हम लोगों ने किसी भी पायदान पर इस प्रकार की किसी भी वर्ग की, किसी भी धर्म के लोगों की उपेक्षा नहीं की है। ठीक है राघवेंद्र जी, आपने जो तमाम बातें रखी हैं, जो कि आप खुद कह रहे हैं, राघवेंद्र जी आपने तमाम बातें रखी, आप खुद कह रहे हैं कि जो प्रवक्ता बैठे हैं जवाब दें, क्योंकि शुरुआती समय हम जल्दी से चाहते हैं कांग्रेस प्रवक्ता के पास चलें। सचिन जी हमारे साथ में। सचिन जी, जो सवाल हमने उनसे पूछा कि सामाजिक समीकरणों की जरूरत क्यों पड़ रही है, क्या आपको भी सामाजिक समीकरणों का गणित समझ में आ रहा है? आप क्या कुछ कर रहे हैं सामाजिक समीकरणों को साधने के लिए? जी, जहां तक कांग्रेस पार्टी का जो मैनिफेस्टो आएगा उसमें सभी देश के प्रारूप में जो प्रतिज्ञाएं ली हैं, उन प्रतिज्ञाओं में सबसे पहली बात उन्होंने महिला सशक्तिकरण की बात कही। महिला सशक्तिकरण की बात के लिए उन्होंने 40% आवेदन प्रक्रिया सुनिश्चित की है महिलाओं के विधानसभा चुनाव के लिए। और उन्होंने उत्तर प्रदेश के प्रारूप में जो प्रतिज्ञाएं ली हैं, उस प्रतिज्ञाओं में 20 लाख रोजगार का सृजन होगा, किसानों का पूरा कर्जा माफ होगा, जो कोरोना काल में लोग मारे गए हैं उनको 25,000 रुपए प्रतिमाह देने की बात कही है, और 10 लाख तक जो बीमा रहेगा स्वास्थ्य के लिए उसको देने की बात कांग्रेस पार्टी ने कही है। और जो महिलाओं का जो मुद्दा रहेगा, जिसमें सरकारी बसों में महिलाओं के लिए फ्री सेवा रहेगी, और ऐसे तमाम जो मुद्दे हैं वो प्रियंका गांधी जी ने उत्तर प्रदेश के प्रारूप में जो प्रतिज्ञा ली है उसमें लगातार की स्वीकारिता कांग्रेस पार्टी की प्रति बढ़ती हुई जा रही है। आपने भी देखा होगा उत्तर प्रदेश के प्रारूप में जिस तरह से योगी सरकार पिछले 4.5 साल के पहले एक संकल्प पत्र लेकर के आई थी, उस संकल्प पत्र में एक बड़ी बात थी। उस बड़ी बात को अभी राघवेंद्र जी ने बताया। उनका संकल्प पत्र में था कि 90 दिनों के अंदर सरकारी पदों को हम भरेंगे, 70 लाख का रोजगार सृजन करेंगे, 4.5 लाख रोजगार देने की बात योगी आदित्यनाथ ने कही है, और उसको ब्रांडिंग इवेंट बना करके प्रोपगंडा जाहिर किया है। जब आरटीआई के जरिए कांग्रेस पार्टी ने पूछा कि आपने किन विभागों में रोजगार दिया, तो भी तब सरकार के द्वारा जवाब आया कि हमारे पास डाटा उपलब्ध नहीं है। और मैं पूछना चाहता हूं कि आउटसोर्सिंग संविदा कर्मी की नौकरी को अगर आप सरकारी नौकरी में जोड़ देंगे तो ये उत्तर प्रदेश के लिए, युवाओं के लिए उपेक्षित महसूस करेगा, जिस तरह उत्तर प्रदेश का युवा लामबंद हो चुका है आपकी सरकार के खिलाफ। सचिन जी, आपने बहुत सारी बातें रखी, आप जो पूछना चाह रहे हैं तो पूछना तो हम भी बहुत कुछ चाह रहे हैं और हमने आपसे शुरुआत में रखा, लेकिन चूंकि हमें ब्रेक के लिए जाना पड़ रहा है, यहां पर हम जा रहे हैं ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो फिर आपसे सवाल करेंगे। यहां पर लेते छोटा सा ब्रेक। किस फसल की बुआई करोगे? साहब, इस साल हम रबी मक्का की बुआई करेंगे। कुछ जानकारी मिल जाए साहब। बिल्कुल, रबी मक्का की बुआई नवंबर के पहले पखवाड़े तक कर सकते हैं। साहब, बीज शोधन कैसे करें? सबसे पहले बीज को 2.5 ग्राम थीरम अथवा कार्बनडाजिम 50% 2 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से शोधित करें। बुआई के लिए पंक्ति से पंक्ति की दूरी 60 सेंटीमीटर और पौध से पौध की दूरी 20 से 25 सेंटीमीटर रखें। समझ गए ना? किस फसल की बुआई करोगे? साहब, इस साल हम रबी मक्का की बुआई करेंगे। कुछ जानकारी मिल जाए साहब। बिल्कुल, रबी मक्का की बुआई नवंबर के पहले पखवाड़े तक कर सकते हैं। साहब, बीज शोधन कैसे करें? सबसे पहले बीज को 2.5 ग्राम थीरम अथवा कार्बनडाजिम 50% 2 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से शोधित करें।
बुआई के लिए पंक्ति से पंक्ति की दूरी 60 सेंटीमीटर और पौध से पौध की दूरी 20 से 25 सेंटीमीटर रखें। समझ गए ना? किस फसल की बुआई करोगे? साहब, इस साल हम रबी मक्का की बुआई करेंगे। कुछ जानकारी मिल जाए साहब। बिल्कुल, रबी मक्का की बुआई नवंबर के पहले पखवाड़े तक कर सकते हैं। साहब, बीज शोधन कैसे करें? सबसे पहले बीज को 2.5 ग्राम थीरम अथवा कार्बनडाजिम 50% 2 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से शोधित करें। बुआई के लिए पंक्ति से पंक्ति की दूरी 60 सेंटीमीटर और पौध से पौध की दूरी 20 से 25 सेंटीमीटर रखें। समझ गए ना? किस फसल की बुआई करोगे? साहब, इस साल हम रबी मक्का की बुआई करेंगे। कुछ जानकारी मिल जाए साहब। बिल्कुल, रबी मक्का की बुआई नवंबर के पहले पखवाड़े तक कर सकते हैं। साहब, बीज शोधन कैसे करें? सबसे पहले बीज को 2.5 ग्राम थीरम अथवा कार्बनडाजिम 50% 2 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से शोधित करें। बुआई के लिए पंक्ति से पंक्ति की दूरी 60 सेंटीमीटर और पौध से पौध की दूरी 20 से 25 सेंटीमीटर रखें। समझ गए ना? तो आप दोनों पार्टी की प्रवक्ताओं ने जो बात रखी वो तो आपकी अपनी बातें हैं, लेकिन जो बात आज हम उठा रहे हैं कि यूपी चुनाव में सामाजिक समीकरणों को गलित किया है, इसको जानने के लिए पहले देखते हैं ये रिपोर्ट, फिर आपसे बात करते हैं। पेश है ये रिपोर्ट। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सामाजिक प्रतिनिधि सम्मेलन में कहा कि सरकार ने सभी वर्गों, धर्मों समेत प्रदेश के सभी नागरिकों के लिए योजनाएं बनाई और उन तक पहुंचाने में सफलता भी प्राप्त की। उन्होंने वैश्य समाज से संवाद कर भी अब दंगा नहीं होता है। प्रदेश के अंदर प्रदेश की जो सबसे खराब स्थिति होती थी वह प्रदेश के अंदर भय का माहौल होता था। पर्व और त्योहार आते थे, दंगे शुरू हो जाते थे। प्रदेश के अंदर गुंडा टैक्स वसूला जाता था, अराजकता का एक वातावरण था, अव्यवस्था थी। लेकिन आज 4.5 वर्ष हो गए, इसके अंदर कोई दंगा फसाद नहीं, कोई दंगा नहीं। और सबको मालूम है दंगा करेंगे तो 7 पीढ़ियां भरते भरते थक जाएंगी। लेकिन दंगों के द्वारा हुए किसी भी व्यापारी या किसी भी शासकीय नुकसान की भरपाई कभी नहीं कर पाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि जो लोग आज सरदार पटेल की तुलना जिन्ना से कर रहे हैं, उनकी सरकारों में कैराना का पलायन और दंगे होते, कि सरदार पटेल पूरे देश के नेता हैं जिनके नेतृत्व में देश एक हुआ है। यह तुलना करके कुछ लोग राष्ट्र नायक का अपमान कर रहे हैं। विपक्ष के पास मुद्दा नहीं, वह सरदार पटेल का अपमान करना चाहती है। राष्ट्र नायक सरदार पटेल एक ओर हैं और दूसरी तरफ इस राष्ट्र को तोड़ने वाले जिन्ना दूसरी तरफ हैं। वो जिन्ना का वे लोग समर्थन करते हैं, हम सरदार पटेल का समर्थन करते हैं। क्योंकि अगर सरदार पटेल नहीं होते तो भाइयों बहनों, भारत की स्थिति क्या होती, कल्पना से ही एक रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि ब्राह्मण देश को दिशा देने का काम करता है। उसके कारण ही भारतीय समाज दुनिया में अलग पहचान बनाने में कामयाब हुआ है। ब्राह्मण समाज के कारण ही यह सनातन धर्म टिका है। उन्होंने ज्यादतियां झेली हैं, संघर्ष झेला है, लेकिन धर्म पर आंच नहीं आने दिया। समाज जो सम्मान का भाव रखता है, इन्हीं मूल्यों के कारण रखता है, और वो उन्हीं मूल्यों पर आधारित है। हमारे देश की, हमारे सनातन धर्म की आधार उन्हीं पर टिकी हुई है। स्वयं कष्ट भोगना, लेकिन धर्म पर आंच नहीं आने देंगे, संस्कृति का बालबांटा नहीं होने देंगे। और यही तो जो हमारा संकल्प रहा है, यही संकल्प दुनिया के अंदर बहुत सारे मत, मजहब, संप्रदाय, उपासना विधियां आई, सब समय के अनुरूप इतिहास के कालखंड में समाहित हो गई। अगर एक सनातन धर्म जीवित रहा है और आज भी पूरी दुनिया के अंदर अपने भगवे झंडे को गाड़ करके मजबूती के साथ चल रहा है, तो इसलिए क्योंकि
वह ब्रह्म तत्व हमारे पास मौजूद है, जो इसकी आत्मा में सदैव विराजमान रह करके स्वयं कष्ट सहते हुए भी उसको आंच नहीं आने देता है। और जब भी हम इसको लेकर के चलते हैं तो स्वाभाविक रूप से हम सब अपने आप को और अपने पूर्वजों को भी गौरवान्वित करते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश में माफिया राज नहीं, कानून का राज है, जहां लोग सकुशल रह सकते हैं, व्यापार कर सकते हैं और इसमें हर समाज की हिस्सेदारी होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, दूरदर्शन न्यूज, उत्तर प्रदेश। तो ये है सामाजिक संबंधों को सामाजिक सम्मेलनों के जरिए साधने की कोशिश। तो हमारे साथ राजीव कुमार जी, वरिष्ठ पत्रकार, जुड़े हुए हैं, सीधे आपके पास आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश की राजनीति में सामाजिक समीकरणों का क्या महत्व है आपके हिसाब से, और किसकी बाजी आपको आगे जाती हुई दिखाई पड़ रही है? देखिए, सामाजिक जो समीकरणों जिसकी आप बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश की राजनीति में, इनका क्या महत्व है, तो निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश की राजनीति में, खासतौर पर चुनावी राजनीति में, अगर किसी एक चीज का सबसे ज्यादा महत्व है तो इन सामाजिक समीकरणों का है। हालांकि ये एक अच्छा सा शब्द है जिसको आपने गढ़ा है। इसकी हकीकत ये है कि ये अंततः जाकर के जाति में मिलती हैं और जातियों के सम्मेलन में, जातियों को साधने के तौर तरीकों में ही इनके निहितार्थ निकलते हैं, इनके प्रयास होते हैं। और मुझे लगता है कि इसमें अब एक किस्म का अफसाना राजनीतिक सारी राजनीतिक पार्टियां अपनाती हैं कि साहब हम तो जाति की राजनीति नहीं करते, हम तो विकास की राजनीति करते हैं और हम तो सबको साथ लेकर राजनीति करते हैं। लेकिन हकीकत यह है कि सारी राजनीतिक पार्टियां ये करती हैं और सब अपने अपने तरीके से किसी न किसी जाति को अपना मूल वोट बैंक बताती हैं और उसके साथ बाकी जातियों को जोड़ने की कोशिश करती है। अगर आप देखिएगा तो भारतीय जनता पार्टी को जो 2014 से लगातार चुनावी कामयाबी उत्तर प्रदेश में मिली है, चाहे वो 2 लोकसभा के चुनाव हो या 2017 का विधानसभा चुनाव हो, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को मिली कामयाबी का सबसे बड़ा श्रेय सामाजिक ताने बाने को अपने पक्ष में करने का रहा, जिसमें उन्होंने लगभग सारी जातियों को अपने साथ जोड़ने में सफलता प्राप्त की थी। उसमें कामयाबी मिलने की बड़ी वजह यह भी थी कि भारतीय जनता पार्टी करीब 15 साल तक सत्ता से बाहर थी, उत्तर प्रदेश में विपक्ष की भूमिका में थी, जनता ने दूसरी पार्टियों की सरकारों को देखा था, तो उनके सामने एक अवसर था कि एक नई पार्टी को वो अपनाएं। अब 2022 के चुनाव में जो आपने पूछा कि कौन आगे दिख रहा है, कौन पीछे दिख रहा है, ये जो होड़ आप देख रहे हैं सारे राजनीतिक पार्टियों में, वो भले ही सामाजिक सम्मेलन के नाम पर, आप कहें भाईचारा के नाम पर, वो दरअसल जातियों को जोड़ने की ही कवायद चल रही है। और जैसे जैसे चुनाव करीब आता जाएगा ये कवायद और बढ़ेगी। आप हर पार्टी को देख रहे हैं, अगर आज के संदर्भ की इन्हीं 2 दलों के बीच में सीधी लड़ाई उत्तर प्रदेश में होती हुई दिखाई दे रही है। समाजवादी पार्टी ने भी कई सारे छोटे दलों के साथ पूरब में, पश्चिम में रालोद के साथ गठबंधन किया है। तो कुल मिलाकर जातियों को साधने का, उसमें भी जो ओबीसी जातियां हैं जिनकी सबसे बड़ा समूह उन्हीं का है, उनको अपने पाले में लाने की कवायद, होड़, संघर्ष, युद्ध, आप जो भी कह लें, वो चल रहा है। और जैसा कि मैंने कहा, आने वाले 2 महीनों में ये और मुखर और प्रखर होगा। और उत्तर प्रदेश की राजनीति, इसको आप दुर्भाग्य कहें या संयोग कहें, अंततः वहीं जाकर टिकती है। सारे मुद्दे आपको पटाक्षेप में चले जाएंगे और सारी राजनीतिक पार्टियां और जनता का भी एक बड़ा हिस्सा जाति के नाम पर ही वोट करेगा और जो जिस पाले में ज्यादा सेंध लगा लेगा, अंततः हमने देखा है कि सरकार उसकी बनती है। रंजीत जी, बहुत सारी बातें आपने खोल दी सामने जिन पे हम चर्चा करना चाहेंगे, लेकिन हमें फिर से रुकना पड़ा है ब्रेक के लिए। जो बातें आपने उठाई हैं उन बातों को हम छोटे से विराम के बाद जब लौटेंगे तो आगे बढ़ाएंगे। छोटा सा विराम। किस फसल की बुआई करोगे? साहब, इस साल हम रबी मक्का की बुआई करेंगे। कुछ जानकारी मिल जाए साहब। बिल्कुल, रबी मक्का की बुआई नवंबर के पहले पखवाड़े तक कर सकते हैं। साहब, बीज शोधन कैसे करें? सबसे पहले बीज को 2.5 ग्राम थिरम अथवा कार्बनडाजिम 50% 2 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से शोधित करें। बुआई के लिए पंक्ति से पंक्ति की दूरी 60 सेंटीमीटर और पौध से पौध की दूरी 20 से 25 सेंटीमीटर रखें। समझ गए ना? किस फसल की बुआई करोगे? साहब, इस साल हम रबी मक्का की बुआई करेंगे। कुछ जानकारी मिल जाए साहब। बिल्कुल, रबी मक्का की बुआई नवंबर के पहले पखवाड़े तक कर सकते हैं। साहब, बीज शोधन कैसे करें? सबसे पहले बीज को 2.5 ग्राम थिरम अथवा कार्बनडाजिम 50% 2 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से शोधित करें। बुआई के लिए पंक्ति से पंक्ति की दूरी 60 सेंटीमीटर और पौध से पौध की दूरी 20 से 25 सेंटीमीटर रखें। समझ गए ना?
किस फसल की बुआई करोगे? साहब, इस साल हम रबी मक्का की बुआई करेंगे। कुछ जानकारी मिल जाए साहब। बिल्कुल, रबी मक्का की बुआई नवंबर के पहले पखवाड़े तक कर सकते हैं। साहब, बीज शोधन कैसे करें? सबसे पहले बीज को 2.5 ग्राम थीरम अथवा कार्बनडाजिम 50% 2 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से शोधित करें। बुआई के लिए पंक्ति से पंक्ति की दूरी 60 सेंटीमीटर और पौध से पौध की दूरी 20 से 25 सेंटीमीटर रखें। समझ गए ना? किस फसल की बुआई करोगे? साहब, इस साल हम रबी मक्का की बुआई करेंगे। कुछ जानकारी मिल जाए साहब। बिल्कुल, रबी मक्का की बुआई नवंबर के पहले पखवाड़े तक कर सकते हैं। साहब, बीज शोधन कैसे करें? सबसे पहले बीज को 2.5 ग्राम थीरम अथवा कार्बनडाजिम 50% 2 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से शोधित करें। बुआई के लिए पंक्ति से पंक्ति की दूरी 60 सेंटीमीटर और पौध से पौध की दूरी 20 से 25 सेंटीमीटर रखें। समझ गए ना? तो यूपी चुनाव में सामाजिक समीकरणों को समझने के क्रम में सीधे हम स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद योगेश मिश्रा जी के पास चलते हैं और उनसे अब योगेश जी सीधे आपके पास आके यही जा, क्योंकि आप काफी लंबे समय से इंतजार कर रहे थे, आपने सबको सुना। जाहिर सी बात है कि उत्तर प्रदेश के अंदर जो जाति की बात वो अभी उठाई गई, आपके हिसाब से जाति का क्या महत्व है? क्या सामाजिक समीकरण हर पार्टी हर दल साधने का प्रयास करती है? देखिए, वैसे आदर्श यह है कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को कभी भी जातीय पॉलिटिक्स नहीं करनी चाहिए, ये हमारा संविधान भी कहता है और इलेक्शन कमीशन भी कहता है। लेकिन दुर्भाग्य है कि जब से देश बना है तब से आज तक लगातार कास्ट पॉलिटिक्स हो रही है। परंतु भारतीय जनता पार्टी को कास्ट पॉलिटिक्स नहीं करनी चाहिए, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ने 2014 में, 2017 में, 2019 में जो पॉलिटिक्स की, उसमें उनका नारा था सबका साथ सबका विकास। मेजॉरिटी पॉलिटिक्स वो कर रहे थे। जो पॉलिटिकल पार्टी मेजॉरिटी पॉलिटिक्स कर रही हो वो अगर कास्ट पॉलिटिक्स करे तो मैं समझता हूं उस पॉलिटिकल पार्टी का डिक्लाइन है, वो पॉलिटिकल पार्टी आगे नहीं बढ़ रही है। कास्ट पॉलिटिक्स जब भी जो भी आदमी करेगा, ओरिजिनल पार्टी होगी तो उसकी सफलता ज्यादा अच्छी होगी और उसकी सफलता ज्यादा तेज होगी। उत्तर प्रदेश में 5 जातियां ऐसी हैं, ब्राह्मण, ठाकुर, मुसलमान, जाटव, बनिया, जो पूरे पैन यूपी पाई जाती है। बाकी जो जातियां हैं उनके अपने अलग 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 पॉकेट हैं। पैन यूपी कोई भी ओबीसी जात नहीं है, जाटों के अलावा कोई जात नहीं है। तो ऐसी स्थिति में आप कास्ट पॉलिटिक्स कर रहे हैं और कोई पॉलिटिकल पार्टी कास्ट पॉलिटिक्स कर रही है तो उसके पास पॉकेट में लीडर होने चाहिए। आप ऐसे समझें कि मान लीजिए कुर्मी के 3 बेल्ट हैं यूपी में, बाराबंकी से बहराइच, बनारस से इलाहाबाद, फतेहपुर से बुंदेलखंड। तो इन तीनों के 3 अलग अलग लीडर हैं। ऐसा नहीं कि कोई भी कुर्मी लीडर जो है वो तीनों जगह डोमिनेट करता है। तो जो पॉकेट में कास्ट है, उस कास्ट के लिए आप पैन यूपी कोई लीडर खड़ा करें और आप सोचें कि आप उसके हिसाब से खड़ा करके जीत जाएंगे, तो ये एक गलत स्ट्रेटजी है। ठीक, मुझे योगेश जी, मैं माफी के साथ आपको यहां पर बीच में इंटरवीन कर रहा हूं। मैंने आपको पूरा समय दिया, आपने अपनी बात रखी, लेकिन जो बात भारतीय जनता पार्टी से राघवेंद्र जी कह रहे थे और जो हमने उठाई, जो सुना, जैसे अलग अलग सामाजिक सम्मेलनों में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद रहे, लेकिन बात यहां पर यह है कि जो आप बात कर रहे हैं, यहां वर्ग अलग है, जिसके लिए कहा जा रहा है कि उसका तुष्टीकरण लगातार सालों से सत्ताएं करती चली आ रही हैं, एक वर्ग विशेष का। भारतीय जनता पार्टी कहना है कि वो तुष्टीकरण की राजनीति छोड़कर अब हम सारे जाति, सारे समाज के लोग एक साथ लेकर चल रहे हैं और इस जाति को बताने के लिए उनका सम्मेलन कर रहे हैं। क्या वो सम्मेलन जो कर रही है, तो जो विकास कार्य वो सबके लिए कर रही है, उसको जाके बताना पड़ रहा है अलग अलग सम्मेलनों में? क्या आप ये कहना चाह रहे हैं? नहीं, मैं ये नहीं कहना चाहता हूं। मैं बताना चाहता हूं कि बीजेपी वैसे भी मेजॉरिटी पॉलिटिक्स कर रही है, सबका की पॉलिटिक्स कर रही है। तो जब सबकी पॉलिटिक्स आप कर रहे हैं तो आपको सेगमेंट पॉलिटिक्स नहीं करनी चाहिए। सेगमेंट पॉलिटिक्स आपको बंद करना चाहिए। नरेंद्र मोदी जी जो भारतीय जनता पार्टी के आइकॉन हैं, लीडर हैं, जिन्होंने इस पूरी पॉलिटिकल पार्टी को हिंदी बेल्ट की पार्टी से पूरे देश की पार्टी बनाया, उनको हर कास्ट में, हर क्रीड में कुछ न कुछ परसेंट वोट मिलते हैं। तो जब आप कास्ट पॉलिटिक्स करते हैं तो ऐसी स्थिति में आपका जो बड़ा ऑरा होता है वो बड़ा ऑरा कम होता है। तो मुझे लगता है कि बड़ा ऑरा कम करने की जगह उसी मेजॉरिटी पॉलिटिक्स को कैरी ऑन करना चाहिए था, आगे बढ़ाना चाहिए था। योगेश जी, हमने यही सवाल शुरुआत में ही पूछा था भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ता से, लेकिन यहां पर हमें फिर से एक छोटे से विराम के लिए रुकना पड़ा। जब विराम के बाद लौटेंगे तो यही बात को लेकर हम भारतीय जनता पार्टी के पास जाएंगे, छोटे से विराम के लिए।
किस फसल की बुआई करोगे? साहब, इस साल हम रबी मक्का की बुआई करेंगे। कुछ जानकारी मिल जाए साहब। बिल्कुल, रबी मक्का की बुआई नवंबर के पहले पखवाड़े तक कर सकते हैं। साहब, बीज शोधन कैसे करें? सबसे पहले बीज को 2.5 ग्राम थीरम अथवा कार्बनडाजिम 50% 2 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से शोधित करें। बुआई के लिए पंक्ति से पंक्ति की दूरी 60 सेंटीमीटर और पौध से पौध की दूरी 20 से 25 सेंटीमीटर रखें। समझ गए ना? किस फसल की बुआई करोगे? साहब, इस साल हम रबी मक्का की बुआई करेंगे। कुछ जानकारी मिल जाए साहब। बिल्कुल, रबी मक्का की बुआई नवंबर के पहले पखवाड़े तक कर सकते हैं। साहब, बीज शोधन कैसे करें? सबसे पहले बीज को 2.5 ग्राम थीरम अथवा कार्बनडाजिम 50% 2 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से शोधित करें। बुआई के लिए पंक्ति से पंक्ति की दूरी 60 सेंटीमीटर और पौध से पौध की दूरी 20 से 25 सेंटीमीटर रखें। समझ गए ना? किस फसल की बुआई करोगे? साहब, इस साल हम रबी मक्का की बुआई करेंगे। कुछ जानकारी मिल जाए साहब। बिल्कुल, रबी मक्का की बुआई नवंबर के पहले पखवाड़े तक कर सकते हैं। साहब, बीज शोधन कैसे करें? सबसे पहले बीज को 2.5 ग्राम थीरम अथवा कार्बनडाजिम 50% 2 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से शोधित करें। बुआई के लिए पंक्ति से पंक्ति की दूरी 60 सेंटीमीटर और पौध से पौध की दूरी 20 से 25 सेंटीमीटर रखें। समझ गए ना? किस फसल की बुआई करोगे? साहब, इस साल हम रबी मक्का की बुआई करेंगे। कुछ जानकारी मिल जाए साहब। बिल्कुल, रबी मक्का की बुआई नवंबर के पहले पखवाड़े तक कर सकते हैं। साहब, बीज शोधन कैसे करें? सबसे पहले बीज को 2.5 ग्राम थीरम अथवा कार्बनडाजिम 50% 2 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से शोधित करें। बुआई के लिए पंक्ति से पंक्ति की दूरी 60 सेंटीमीटर और पौध से पौध की दूरी 20 से 25 सेंटीमीटर रखें। समझ गए ना? तो राघवेंद्र जी, बहुत सारे सवाल हैं जिनका जवाब आप देना चाह रहे होंगे, लेकिन साथ में हम एक बात जोड़ते चलें, क्योंकि समय कम ही बचता है, क्योंकि ये बात बहुत जरूरी है कि जो जिन्ना का जिन अखिलेश यादव ने समाजवादी पार्टी के जो अध्यक्ष हैं उन्होंने बोतल से निकाल दिया है, क्या ऐसे में ये आपके लिए उन्होंने सामने आपके मुद्दा परोस के रख दिया है, या इससे वो अपनी पॉलिटिक्स साधने की कोशिश कर रहे हैं जिसके ट्रैप में ऐसा ना हो कि आप फंस जाएं? नहीं दिलशाद जी, वास्तविकता ये है, समाजवादी पार्टी हो चाहे कांग्रेस पार्टी हो, ये लोग विकास और सुशासन के एजेंडे पे आना ही नहीं चाहते हैं। हम लोग इसी पे चुनाव लड़ने वाले हैं उत्तर प्रदेश का। भारतीय जनता पार्टी अपना कहती है मैंने इतने रोजगार दिए, उत्तर प्रदेश में ऐसा सुशासन दिया। समाजवादी पार्टी कहती है कि मैंने सेंट बनाया, मैंने जिन्ना की बात करने लगते हैं। कांग्रेस पार्टी का किताब लिखती है, हिंदू और हिंदुत्व की बात करने लगती है। वो वास्तव में जानते हैं उत्तर प्रदेश में अगर ये ट्रैक पे आए, सुशासन और विकास के एजेंडे पे आए, तो कहीं नहीं टिकेंगे। मैं 1 मिनट बात करना चाहता हूँ। ये लोग जो हमारे कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता महोदय बैठे थे, इन लोगों ने 2 बातें कही थी जी। इन लोगों ने कहा था भारतीय जनता पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में नौकरी की बातें कही थी। मान्यवर, अगर हम नौकरी 17.5% थे, बेरोजगारी दर घटा करके 6.5% पर लाए, तो निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश में नौकरी मिली है, रोजगार मिला है। नौकरी और रोजगार में अंतर होता है श्रीमान जी। हमने 4.5 लाख रोजगार उत्तर प्रदेश नौकरी, हमने सरकारी नौकरी उत्तर प्रदेश में दी हुई है। समाजवादी पार्टी के 2 कार्यकाल हो चाहे बहुजन समाज पार्टी के 2 कार्यकाल, 2 कार्यकाल मिलाकर के देख लीजिए, हमने जो है 4.5 लाख नौकरी दी है। लोगों ने इतनी नौकरी 2 कार्यकालों में नहीं दी है। हमने ओडीओपी के माध्यम से 5,000 करोड़ का ऋण दिया है, जिससे 25 लाख लोगों को रोजगार प्राप्त हुआ है। इसी तरीके से एमएसएमई सेक्टर में 2 करोड़ लोगों को रोजगार मिला हुआ है। तो रोजगार के दृष्टि से हमने बड़े पैमाने पर काम किया है। इसी तरीके से अगर हम सुशासन में आ जाते हैं, तो समाजवादी पार्टी के समय में उत्तर प्रदेश की जनता ने देखा था किस तरीके से हर तीसरे दिन दंगे हुआ करते थे। उत्तर प्रदेश के जो थाने थे वो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता चलाया करते थे। किस प्रकार से अपराधी जो है लोकसभा विधानसभा में टिकटे लोग देते थे, चाहे मुख्तार अंसारी हो, डीपी यादव हो, अन्ना शुक्ला हो, स्थापित अपराधी फूलन देवी जो खुली हुई डकैत थी, इस तरीके के लोगों को स्थापित करने का काम इन लोगों ने किया है। समाजवादी पार्टी की सरकार, बहुजन समाज पार्टी की सरकार और भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश की जनता ने देखी है। उसका ये लोग चाहे इतना वर्ग लाने का काम करें, एक तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार सुशासन के एजेंडे पर काम करेगी, इसी पर चुनाव होने वाला है 2022 का, और विकास के एजेंडे पर विकास। लेकिन राघवेंद्र जी सवाल यही है ना,
राघवेंद्र जी सवाल यही है कि जो बातें आप उठा रहे हैं, ये बातें तो लगातार प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री कहते रहते हैं, समाचारों में आती रहती हैं, लेकिन सवाल ये है जो हमारे वरिष्ठ पत्रकार लोग उठा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो सबका साथ सबका विकास का नारा लेके चल रही है, उससे सामाजिक समीकरण साधने की जरूरत क्यों पड़ रही है, सामाजिक सम्मेलन करने की अलग से जरूरत क्यों पड़ रही है, जब आप सबको साथ लेके चल ही रहे हैं? नहीं दिलशाद जी, देखिए, राजनीति में कार्यकर्ताओं को ऊर्जा का संचार के लिए बहुत आवश्यक होती है हम बैठकें करना। तो भारतीय जनता पार्टी हमेशा बैठकें करती रही है इस तरीके की दिलशाद जी। अब ये चुनाव में तो थोड़ी बैठकें बढ़ गई हैं। हम लोग जो है समाज के बीच में लगातार बने रहते हैं, तो इस प्रकार की बैठकें करते हैं। दूसरे राजनीतिक दलों का औचित्य दूसरा होता है बैठक करने का। हमारा औचित्य मात्र ये होता है हमारे कार्यकर्ताओं में, समाज में ऊर्जा का संचार हो, जिसको हम लोग मत की तरीके से और भारतीय जनता पार्टी ने जो काम किया है उसको जनता तक पहुंचाया जा सके। समाजवादी पार्टी का क्या काम होता है, घोषणा पत्र में लिख के देते हैं। हमने जो अगर हमारी सरकार आई, जो जेलों में अपराधी बंद हैं, जो आपके आतंकवादी बंद हैं, उनको हम छोड़ने का काम करेंगे। हमारी सरकार आती है तो हर थाने में 7 सिपाही मुसलमान तैनात होंगे। हमारी सरकार आती है तो हम लोग फलानी जगह बाउंड्री बनाएंगे। हम इस तरीके से, लेकिन बहुजन समाज पार्टी जो है वो तिलक तराजू और तलवार इस तरीके से जातीय समीकरण या धर्म के समीकरण सामने का काम करती है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा सकारात्मक काम करती है, इस क्षेत्र में भी सकारात्मक तरीके से काम करते हैं हम लोग जो है कभी भी, राष्ट्रीय दल है हमारा, कभी भी इस तरीके का काम नहीं करते हैं जिससे समाज में गलत मैसेज जाए और इस तरीके के जातीय ध्रुवीकरण। ठीक है राघवेंद्र जी, सवाल यही है कि तुष्टीकरण की राजनीति पर रोक लगाने की आपसे अपेक्षा लगातार की जाती रही है और उसी का आप दंभ भी रखते हैं कि हम तुष्टीकरण की राजनीति को समाप्त कर रहे हैं। लेकिन यहां पर चूंकि ये सचिन रावत जी जो कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो जो लगातार बात उठा रहे हैं, सचिन जी हम आपके पास आ रहे हैं, क्या आपके पास इस तरह के जो सामाजिक चेहरे हैं जिनका जिक्र अभी योगेश जी ने भी किया और राघवेंद्र जी ने भी किया, जो बड़े नेता हैं, उत्तर प्रदेश के अंदर कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता रहे हैं, लेकिन वो चेहरे कहां गायब हो जाते हैं और सामने आए भी तो वरिष्ठ नेता सलमान खुर्शीद किताब के साथ नमूदार होते हैं जिसमें वो बोको हरम ISIS की बात करने लग जाते हैं। तो कहां रह गए आपके नेता और आप किस तरह की बात कर रहे हैं? देखिए दिलशाद जी, जहां तक कांग्रेस पार्टी की बात है, कांग्रेस पार्टी में जो नेतृत्व है उस नेतृत्व को लेकर के कांग्रेस पार्टी के नेता जगह जगह जाकर के कांग्रेस पार्टी की जो प्रतिज्ञा है उनका प्रचार प्रसार कर रहे हैं। लेकिन जहां तक जी जो तुष्टीकरण की बात कर रहे थे, आज इनको 4.5 साल में जो अपनी बातें इन्होंने की, संकल्प पत्र की जो इन्होंने दावे और वादे किए थे, उसको डिलीवर क्या किया ये आपको बताना पड़ेगा। आप इस चुनाव के समय ये ध्रुवीकरण की सियासत, वही बताने का प्रयास कर रहे हैं। आप कहाँ हिंदुत्व के चक्कर में पड़ जाते हो। हम लोग यही बताने का प्रयास कर रहे हैं भाई, हम लोग सुशासन और विकास के एजेंडे पर चुनाव लड़ना चाहते हैं। आप पूरी बात कर लीजिएगा। यहाँ कम से कम ठीक है राघवेंद्र जी, उनको अपनी बात रखने दीजिए। हर बातें हमारी दबाई जा रही है। नहीं सचिन जी, कोई आपकी बात नहीं दबा रहा, आप अपनी बात रखिए। चाहूंगा कि आज देखिए दिलशाद जी, आज बड़ा ऐतिहासिक दिन है। आज के दिन ही जो पहला हिंदू आतंकवादी गोडसे था उसको फांसी हुई थी। और मैं कहना चाहता हूँ विचारधारा को लगातार समाज में बढ़ाने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी कर रही है। लेकिन सचिन जी सवाल तो यही है ना, देखिए अभी आपने वही काम किया, आतंकवाद को मजहब से जोड़ने का काम आप कर रहे हैं। अभी आपने नाम लिया, हमारे दूर दक्षिण उत्तर प्रदेश की परंपरा रहती है कि हम धर्म जाति का नाम नहीं लेते, आपने धर्म विशेष का नाम लेकर उसको आतंकवाद से जोड़ने का काम किया। यही बात है जो सलमान खुर्शीद ने कही, वही तो सवाल आ रहे हैं। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं, हम सीधे रंजीत जी के पास चलते हैं। रंजीत जी देखिए चर्चा कहां पहुंच जाती है कि बात जैसे ही शुरू हुई तो अब ये जो एक लड़ाई चल रही है यहां पर धर्म की, जाति की, आज हमने देखा कि जिस तरह से सड़कों पर, काशी की सड़कों पर मां अन्नपूर्णा की मूर्ति आती है, 107 साल बाद अगर उसको लाकर उसकी स्थापना की जा रही, वापस लाया जा रहा, तो एक गौरव आता है लोगों के अंदर, लोग सड़कों पे आ रहे हैं। दूसरी तरफ बात उनकी की जा रही है, उन तालिबानियों की जो दूसरे धर्मों की मूर्तियों को तोड़ने का चेहरा हमने उनका देखा है। तो जहां पर एक गौरव यह दिखलाया जा रहा है कि हमारे यहां संस्कृति की रक्षा करने के लिए, संस्कृति की रक्षा करने के लिए भारतीय जनता पार्टी अपने आप को साबित करने में लगी है कि हम संस्कृति की रक्षा कर रहे हैं। क्या भारतीय जनता पार्टी इस रेस में काफी आगे निकल चुकी है? ये तो चुनाव के नतीजे तय करेंगे कि रेस में कौन आगे निकला। मुझे लगता है कि उसकी मीमांसा या उसकी विवेचना हम लोगों को 2-3 महीने बाद करनी पड़ेगी। लेकिन जहां तक आपने कहा कि काशी की घटनाक्रम का आपने उल्लेख किया,
निश्चित रूप से बहुत ऐतिहासिक अवसर था कि जिसमें इतनी प्राचीन मूर्ति जो वर्षों से बल्कि कई दशकों से विदेश में पड़ी थी उसको वापस लाया गया। मुझे लगता है कि इसमें जनता के हर वर्ग का, बल्कि मुझे तो मेरी निजी राय ये कि और भी और अच्छा होता कि संसद में सारे दलों के सांसदों को भी बुलाया जाता और वो यात्रा निकलती, तो उससे मुझे लगता है समग्रता में भारत का प्रतिनिधित्व दिखाई देता है। लेकिन फिर भी जितना हुआ वो अच्छा हुआ। मैं आपकी इस बात से सहमत हूं कि किसी भी आतंकवादी घटना को किसी मजहब, किसी जाति, धर्म से नहीं जोड़ना चाहिए। अपराध, आतंकवाद, माफिया, इसका न तो कोई जाति होता है, ना कोई धर्म होता है, ना मजहब होता है। वो विशुद्ध रूप से अपराध होता है। वो एक किस्म का मानसिक विकार है। मुझे लगता है उसको किसी धर्म संप्रदाय से नहीं जोड़ा जाना चाहिए। जी, चुनाव में बमुश्किल 2 महीने का वक्त है। हर पार्टी अपने तरीके से कोई सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, कोई जाति, कोई धर्म, कोई सामाजिक सम्मेलन, सब चीज कर रहा है। सबके अपने तरीके अलग हैं, चश्मे अलग है। मुझे लगता है कि अब राजनीतिक दलों का काम है, वो करेंगे भी, करना भी चाहिए। जनता को, सरकार को बताना चाहिए उन्होंने क्या काम किया। रंजीत जी माफी चाहेंगे, हम इसीलिए आपको बीच में लेके आए क्योंकि सचिन जी ने जो बात उठा दी थी। रंजीत जी आपसे माफी चाहेंगे, क्योंकि हमें ब्रेक के लिए जाना है, हमें ब्रेक के लिए जाना पड़ रहा है। आपसे माफी चाहेंगे क्योंकि सचिन जी ने ऐसी बात उठा दी जहां पर आपका आना जरूरी हो गया था। यहां पर छोटे से ब्रेक के लिए रोक रहे हैं, ब्रेक के बाद लौटेंगे, सचिन रावत के बाद वापस आएंगे। छोटा सा ब्रेक। किस फसल की बुआई करोगे? साहब इस साल हम रबी मक्का की बुआई करेंगे। कुछ जानकारी मिल जाए साहब। बिल्कुल, रबी मक्का की बुआई नवंबर के पहले पखवाड़े तक कर सकते हैं। साहब बीज शोधन कैसे करें? सबसे पहले बीज को 2.5 ग्राम थिरम अथवा कार्बनडाजिम 50% 2 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से शोधित करें। बुआई के लिए पंक्ति से पंक्ति की दूरी 60 सेंटीमीटर और पौध से पौध की दूरी 20 से 25 सेंटीमीटर रखें। समझ गए ना? किस फसल की बुआई करोगे? साहब इस साल हम रबी मक्का की बुआई करेंगे। कुछ जानकारी मिल जाए साहब। बिल्कुल, रबी मक्का की बुआई नवंबर के पहले पखवाड़े तक कर सकते हैं। साहब बीज शोधन कैसे करें? सबसे पहले बीज को 2.5 ग्राम थिरम अथवा कार्बनडाजिम 50% 2 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से शोधित करें। बुआई के लिए पंक्ति से पंक्ति की दूरी 60 सेंटीमीटर और पौध से पौध की दूरी 20 से 25 सेंटीमीटर रखें। समझ गए ना? किस फसल की बुआई करोगे? साहब इस साल हम रबी मक्का की बुआई करेंगे। कुछ जानकारी मिल जाए साहब। बिल्कुल, रबी मक्का की बुआई नवंबर के पहले पखवाड़े तक कर सकते हैं। साहब बीज शोधन कैसे करें? सबसे पहले बीज को 2.5 ग्राम थिरम अथवा कार्बनडाजिम 50% 2 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से शोधित करें। बुआई के लिए पंक्ति से पंक्ति की दूरी 60 सेंटीमीटर और पौध से पौध की दूरी 20 से 25 सेंटीमीटर रखें। समझ गए ना? किस फसल की बुआई करोगे? साहब इस साल हम रबी मक्का की बुआई करेंगे। कुछ जानकारी मिल जाए साहब। बिल्कुल, रबी मक्का की बुआई नवंबर के पहले पखवाड़े तक कर सकते हैं। साहब बीज शोधन कैसे करें? सबसे पहले बीज को 2.5 ग्राम थिरम अथवा कार्बनडाजिम 50% 2 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से शोधित करें। बुआई के लिए पंक्ति से पंक्ति की दूरी 60 सेंटीमीटर और पौध से पौध की दूरी 20 से 25 सेंटीमीटर रखें। समझ गए ना? सचिन रावत जी, प्रवक्ता कांग्रेस, जाति, वर्ग, दूरदर्शन उत्तर प्रदेश इस तरह की बातों में कभी भी नहीं उलझता, ना इस तरह की बात करता। इसीलिए हमने सीधे बात करने की कोशिश की वरिष्ठ पत्रकार से कि वो इस बात को साफ कर सकें। जो आपने शब्द यूज किया, इस तरह के शब्दों से बचकर आपसे बड़ी उम्मीदें की जाती हैं। सचिन जी, आप एक बड़ी पार्टी से हैं, आपकी पुरानी पार्टी है, तो आपसे उम्मीद करते हैं कि जो आप बात करेंगे भाषा की गरिमा को बनाए रखेंगे। आपके हिसाब से जो ये सामाजिक संबंधों की हम बात कर रहे हैं, उसकी बात कर रहे हैं, उस हिसाब से आपके पास चेहरे नहीं हैं जो आप महिला आरक्षण की बात आगे उठा रहे हैं। और देखिए दिलशाद जी, जो मैंने पहली बात कही है उसमें कोई गलत नहीं है। सभी लोग जानते हैं दिलशाद जी, जिस तरह से मैं बताना चाहूंगा कि यही भारतीय जनता पार्टी करने की कोशिश करती है, हिंदू मुसलमान करने की कोशिश करती है, गुटसेवादी विचारधारा को आगे बढ़ाने की कोशिश करती है। अगर कांग्रेस पार्टी महिला सशक्तिकरण की बात कहती है, महिलाओं को प्रतिनिधित्व देने की बात कहती है, तो भारतीय जनता पार्टी को बुरा क्यों लगता है? आज अगर श्रीमती प्रियंका गांधी जी ने उत्तर प्रदेश के प्रारूप में जो प्रतिज्ञा ली है, उन प्रतिज्ञा को लेकर के हम जनता के सामने जाते हैं तो जनता यही कहती है कि पिछले 4.5 सालों में उनको डिलीवर कुछ नहीं हुआ था, क्योंकि संकल्प पत्र में बड़ी बड़ी बातें थी। आज ये कोई भी सामाजिक परिवेश में रैली कर ले, कुछ भी एजेंडे सेट कर ले, कोई भी रैली कर ले, लेकिन अब जनता बदलाव के मूड में है।
जनता जान गई है इनका असली चेहरा, क्योंकि आपने संस्थान पाकिस्तान 2017 के चुनाव में वोट तो मांग लिए, लेकिन आज 4.5 सालों के बाद में आपने उत्तर प्रदेश में कोरोना काल में पूरे प्रदेश में शमशान और कब्रिस्तान बना दिया। इस तरह से कोरोना काल में जब पीक पर था तब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, भारतीय जनता पार्टी के नेता, मंत्री, विधायक कहाँ थे? गायब क्यों थे? गंगा नदी के किनारे लाशों के पट लग गए थे। दिलसाद जी, उस दिन उत्तर प्रदेश ने देखा कि हमारी सुध लेने वाला कोई नहीं है, प्रदेश को अपने हाथ पे छोड़ दिया योगी आदित्यनाथ ने। लेकिन सचिन जी, योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश यही सवाल विपक्ष से पूछ रहे हैं कि कोरोना काल में विपक्ष कहाँ था, यही तो सवाल है। खैर, हमारे साथ में योगेश मिश्रा जी इंतजार कर रहे हैं, स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं। जो बातें आप लोग तमाम पॉलिटिकल पार्टी के लोग भी मौजूद हैं, उसके अलावा वरिष्ठ पत्रकार भी मौजूद हैं, सारी बातें जिन्होंने उठाई। योगेश मिश्रा जी, सीधे आपके पास आते हैं, समय चूंकि अब समाप्ति की ओर है। अगर हम इस बातों को, सारी बातों को अब तक जो हुई हैं, सबको लेके चलें, तो आपके हिसाब से जो भारतीय जनता पार्टी के लिए आसान है, यानी ये जो बात कर रहे हैं अभी इन्होंने, जिस तरह की बात करी कांग्रेस प्रवक्ता ने या कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता ने, समाजवादी पार्टी के नेता ने, तो ये तो भारतीय जनता पार्टी के लिए आसान हो जाता है कि अगर इन मुद्दों पर आप चुनाव लड़ेंगे तो यानी आप उन्हीं की पिच पर हल्की बॉल डाल रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी इस पर आगे बढ़कर चौका लगाएगी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए विपक्ष भले पिच तैयार कर रहा हो, पर भारतीय जनता पार्टी जिस पिच पे खेलने का मन बनाई है वो उस पिच से बहुत हल्की पिच है, वो कास्ट पिच है। तो गलती भारतीय जनता पार्टी कर रही है, गलती विपक्ष नहीं कर रहा है। विपक्ष तो जो गलती कर रहा है उससे भारतीय जनता पार्टी का फायदा होगा, पर भारतीय जनता पार्टी जो काम कर रही है वो भारतीय जनता पार्टी के नुकसान के काम कर रही है। तो विपक्ष को, भारतीय जनता पार्टी को चाहिए कि उन इश्यूज को, जिन इश्यूज पर उनके नेता, उनकी पॉलिटिकल पार्टी, उनकी शुरुआत से लेकर अब तक के सारे संगठन आगे बढ़ते रहे, उनको लपक लें, उनको कैरी करें, उनको आगे ले जाएं, जनता के बीच में उनके चेहरे को बताएं, तुष्टिकरण के सवाल को उठाएं, पर वो ऐसा नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए नहीं कर पा रहे हैं कि उनकी जो पॉलिटिकल स्ट्रेटजी है, जो कैंपेन स्ट्रेटजी है, वो इस समय फॉल्टी है, उसमें गड़बड़ी है, और वो अभी भी जाति जाति खेल रहे हैं। जाति जाति में उनकी जीत उतनी निश्चित नहीं है जितनी कि जो बॉल फेंक रहे हैं, फेंक रहा विपक्ष, और जिस तरह के उनको इश्यूज दे रहा है उसको वो कैरी करेंगे तो उनके लिए ज्यादा आसान होगा, ज्यादा आसान होगा। वाकई में रंजीत जी, अगर हम आपके पास आए, क्योंकि हमको अभी भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ता के पास जाना है, तो आप संक्षेप में अगर बता सकें, क्योंकि जिस तरह की बातें अब तक सामने आई, क्या वाकई में जो सामाजिक समीकरण की बात हम लगातार कर रहे हैं, तो इस हिसाब से देखा जाए तो उत्तर प्रदेश के अंदर क्या इसके अलावा वाकई में कोई चारा नहीं है, या भारतीय जनता पार्टी ने एक अलग लकीर खींच दी? नहीं, चारा कैसे नहीं, चारा तो निश्चित रूप से है। देखिए, आदर्श स्थिति तो ये है ना कि कोई भी पार्टी अगर 5 साल सरकार चला ले तो उसको जनता के पास जाना चाहिए अपने कामकाज का हिसाब किताब लेकर कि साहब 5 साल में हमने ये काम किया आपके लिए, आपकी जिंदगी में ये खुशहाली लाए, ये रोजगार दे दिया, ये महंगाई में कमी कर दी, आदि आदि आदि। और विपक्ष का, आदर्श विपक्ष का काम ये होना चाहिए कि वो सरकार को घेरे इस पर कि आपकी नाकामियां कहाँ पर है, आपने जनता के लिए कौन सी चीज नहीं की, आपने क्या वादा किया था, क्या नहीं किया, और अगर हम आ गए तो हम इससे आगे बढ़ करके क्या दे देंगे। मुझे लगता है कि जनता को इसी के आधार पर चुनने का अवसर देना चाहिए। लेकिन ये सब आदर्श की बातें अफसाना ज्यादा लगती हैं, हकीकत से कोसों दूर। दुर्भाग्य यह है कि अंततः हम आप आकर के इसी मुद्दे पर बहस करने लगते हैं कि कितना परसेंट किस जाति का क्या आंकड़ा है, इस समुदाय का कितना परसेंट आंकड़ा है, कौन किसके साथ जाएगा, किसने किसको जोड़ा। तो ये हकीकत और अफसाने में जो फर्क होता है, वही फर्क उत्तर प्रदेश में बहुत प्रकट रूप से दिखाई पड़ता है, जो अच्छी बात नहीं। मुझे लगता है कि सरकारों को कामकाज के पैमाने पर वोट मांगना चाहिए, विपक्ष को कामकाज के पैमाने पर सरकार को घेरना चाहिए। लेकिन हम आप देख रहे हैं कि हम 21वीं सदी में खड़े हैं और हमारे जो प्रतीक, जिन प्रतीकों के हवाला देकर हम चुनाव लड़ रहे हैं या एक दूसरे पर हमला कर रहे हैं, वो आज से कई 100 दशक पहले के पात्र हैं, प्रतीक हैं, उन पर हम चुनाव को केंद्रित कर रहे हैं। ये उत्तर प्रदेश के लिए बहुत अच्छी बात नहीं, बहुत अच्छा संकेत नहीं है, ये स्वस्थ राजनीति का भी संकेत नहीं। ठीक है राघवेंद्र जी, हम सीधे आपके पास आ रहे हैं। कई तरह की बातें आपके सामने आ चुकी हैं, सीधी सी बात कही जा रही है आपके लिए कि आपके पास इतना बड़ा जो कैनवास है, जो काम है, जिनको आप गिना रहे हैं, बता रहे हैं, तो जब आप बड़े पैमाने पर गिना रहे हैं तो आपको वो राजनीति करने की जो क्षेत्रीय दल करते हैं उसकी जरूरत क्यों पड़ रही है? नहीं, ये आप आरोप लगा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ऐसी राजनीति कर ही नहीं सकती है। भारतीय जनता पार्टी ऐसी राजनीति नहीं करती भाई। अगर हम एक प्रदेश में करेंगे तो दूसरे प्रदेश में ये करने में हमें कठिनाई होगी। हम लोग जैसे कोई सम्मेलन कर रहे हैं, अपने कार्यकर्ताओं का सम्मेलन करते हैं, उनको बूस्टअप करने के लिए सम्मेलन करते हैं, अपने जो काम किए हैं उसको गिराने के लिए सम्मेलन करते हैं, उनको इतनी ऊर्जा का संचार कर देते हैं, वो लोग क्षेत्र में जाके हमारे अपनी पार्टी की बातें बताते हैं जाके। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी इस तरीके की राजनीति नहीं करती है। हमारे ऊपर एक आरोप लगता है कि भारतीय जनता पार्टी
हिंदुत्व की राजनीति करती है, तुष्टीकरण की राजनीति करती है। तुष्टीकरण की राजनीति तो वो लोग करते हैं जो कहते हैं कि देश के संसाधनों में पहला हक अल्पसंख्यकों का है। तुष्टीकरण की राजनीति तो वो करते हैं जो अपनी घोषणा पत्र में लिख के देते हैं देश की फौज जो है कश्मीर में सेक्युलर वायलेंस करती है, जो हमारी सरकार आएगी तो वहां से भारतीय फौजों को कम करेंगे। तुष्टीकरण की राजनीति वो लोग करते हैं जो कहते हैं कि मंदिरों में, हिंदू मंदिरों में लड़के लड़कियां छेड़ने जाते हैं। तुष्टीकरण की राजनीति तो वो करते हैं कि जो कहते हैं जिन्ना, जो एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी था। भारतीय जनता पार्टी, मैं आज तक मैं विभिन्न चैनलों, मेरी बात होने, विभिन्न चैनलों में मैं बैठा हूँ, मैं 2-4 बातें करती हूँ, राष्ट्रवाद की बातें हैं। ये बताइए कभी कांग्रेस या समाजवादी पार्टी या बहुजन समाज पार्टी के मंचों से भारत माता की जय के नारे लगे हैं क्या? हिंदुस्तान जिंदाबाद, भारत जिंदाबाद के नारे लगे हैं क्या? इन सभी राजनीतिक दलों के मंचों से पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे समय समय पर लगते रहे। सचिन जी, अब मैं ये बताना चाह रहा हूं, सचिन जी को थोड़ा समय दे दीजिए, वरना वो यही कहेंगे कि हमारी आवाज नहीं आ रही। सचिन जी, संक्षेप में आप अपनी बात रखिए, जो आरोप आपके ऊपर लगाए गए हैं। सचिन रावत जी, कांग्रेस प्रवक्ता, संक्षेप में अपनी बात रखिए। देखिए दिलसाद जी, मैं वही बताने की कोशिश कर रहा हूं कि ये देखिए जिस तरह से रावत जी ने पूरे आखिरी समय में पोलराइज करने की कोशिश की, इनका असली चेहरा यही है डिलीवर करने के लिए कुछ नहीं है। उत्तर प्रदेश कितना रोजगार दे दिया, महिला सुरक्षा के लिए कर दिया, ये ठीक है। सचिन जी, आपकी आवाज भी साफ नहीं आ रही है। आप सब मेहमान हमारे साथ जुड़े, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। दरअसल हकीकत यह है कि एक तरफ ये तमाम बयानबाजियां चलती रहेंगी, दूसरी तरफ सामाजिक समीकरणों को साधने की भी कोशिश चलती रहेगी, और ये चुनाव में लगातार चलता रहेगा। आगे फिर हाजिर होंगे किसी नए मुद्दे साथ, तब तक के लिए हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार।